हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मैथ्स के बेसिकली हम एरिथमेटिक को करेंगे, एरिथमेटिक के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए वेसल मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। यानी कि एक बर्तन है, उसमें 5:4 के अनुपात में जो है दूध और पानी का मिश्रण है। ई 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी कि 45 लीटर निकाला जाता है। अब जो हम 45 लीटर निकालेंगे उसमें से वो भी 5:4 के अनुपात में ही निकलेगा। अगर हम 45 है 5:4 की वैल्यू, तो 5 और 4 हो गया 9, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। रुकिए, थोड़ा इसमें दिक्कत है कुछ। तो देखिए हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू है 5। तो हमारा जो दूध निकाला गया है वो है 25, और जो पानी निकाला गया है वो है 20। अब देखिए 20 दूध निकाल लिया और 25 निकाल लिया हमने पानी। एंड 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, और जो है ये मिश्रण है, ये जो अभी भी 5:4 के अनुपात में है, जब हमने 25 और 20 जो है दूध और पानी निकाल लिया, इसमें जो है 6 लीटर जो है पानी ऐड किया जाता है। यानी कि जो 4 अनुपात है उसमें जो है 6 लीटर पानी ऐड किया जाता है। देन मिल्क क्वांटिटी इज़ 4 लीटर मोर देन, ये 6 लीटर ऐड करने के बाद जो दूध है, जो दूध की क्वांटिटी है वो है 4 ज़्यादा। अब देखिए ये हमने ऐड किया था 6 ऐड करने के बाद भी जो दूध है वो है 4 ज़्यादा, यानी कि कुल मिलाकर जो 10 हो गया डिफरेंस इनके बीच में, दूध और पानी के बीच में जो बचा हुआ है उसमें। अब देखिए जो 10 हमारे पास डिफरेंस आया है, ये 10 डिफरेंस है एक रेशो की वैल्यू इसके हिसाब से, क्योंकि ये है 5:4 डिफरेंस है एक का, एक हो गई 10 हो गई हमारे पास एक रेशो की वैल्यू। यानी कि इसमें जो है शेष बचा हुआ जितना भी मिश्रण है वो कितना है, इसमें है 10×5 = 50 दूध, और 40 जो है इसमें है शेष है पानी। अब देखिए फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब हमसे पूछा गया है कुल जो मिश्रण की जो मात्रा थी वो कितनी थी, 50 और 4 यानी कि 90 तो रह गई अभी शेष। 50 और 40, 50 दूध और 40 पानी, 90 तो अब रह गई शेष, और निकाला हमने कितना था कुल मिलाकर 45, यानी कि 90 और 45 हो गया हमारे पास 135, यानी कि 135 थी कुल मिश्रण की मात्रा शुरुआत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ ए 4 years ago was 1.5 times द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी कि 4 साल पहले जो है ए की जो एज थी वो बी की अब की एज से 1.5 गुनी है। बस इसको आप इस लाइन को 2-3 बार पढ़ के इस बात को आप एक बार समझ के दिमाग में रखिए। आफ्टर 4 years डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी विल बी 20 years। अब दिया गया कि 4 वर्ष के बाद जो ए और बी का डिफरेंस है जो एज का वो 20 साल रहेगा। अब जो एज का डिफरेंस है वो तो चाहे कितने भी साल बाद लीजिए, कितने भी साल पहले लीजिए, वो तो सेम ही रहेगा। इनकी वर्तमान में भी ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो 20 साल ही है। अब देखिए वर्तमान में तो है 20 साल, लेकिन अगर बी की ली जाए वर्तमान एज और ए की ली जाए 4 साल पहले की एज, तो अब आप समझ सकते हैं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा। और देखिए ए बड़ा है, क्योंकि 4 साल पहले की अगर एज हम लेते हैं तो भी 1.5 गुनी है बी से, यानी कि ए बड़ा है। तो इनकी जो आयु का डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, 4 साल पहले की अगर एज लें तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि ए बड़ा है और तब है डिफरेंस 20। तो अगर हम ए को 4 साल पहले लें और बी की वर्तमान ही ले तो हो जाएगा 4 साल पहले की ए की और बी की वर्तमान में जो है डिफरेंस है वो हो जाएगा 16। अब देखिए अब हमें दिया गया है कि बी की जो अब की एज है और 4 साल पहले की जो ए की एज है उसमें वो है 1.5 गुनी ए की एज। अब देखिए हमारे हिसाब से डिफरेंस आया है ए और बी के बीच में 16 साल, लेकिन हमें दिया गया है कि ए की आयु है 1.5 गुनी, यानी कि ए की आयु तो है 1.5, यानी कि 1.5 गुनी का मतलब यही रहेगा कि ए की आयु है तो 1.5 और बी की आयु है वर्तमान में 1।
अब इनका डिफरेंस हमारे पास है 16, 1.5 और 1 के बीच का डिफरेंस हमारे पास है 16, यानी कि 0.5 का वैल्यू हमारे पास है 16, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 32, यानी कि जो 1 की 4 साल पहले की एज थी वो कितनी थी 32 का 1.5%, या फिर कह सकते हैं 16 का 3 गुना, 16 या 48, 4 साल पहले थी 1 की एज 48, क्योंकि 4 साल पहले की ली है ना हमने 1.5 गुनी, तो 4 साल पहले 1 की जो एज थी वो थी 48, और वर्तमान में पूछिए हमसे एक की एज कितनी होगी वर्तमान में, यानी कि 4 साल बाद, क्योंकि हम ये ली थी 4 साल पहले की। 48 में से अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 52, यानी कि 52 है ए की वर्तमान एज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया गया है 3 और 2। इफ़ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 30, तो हमने मान ली जो ये जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई हमने मान ली 3, तो देखिए लंबाई हमने मान ली 3x और चौड़ाई मान ली 2x। इफ़ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 25%, अगर जो 3x को 25%, यानी कि 3x को अगर हम कर दे 3x का 5/4, ये कितना हो गया 125/100, यानी कि 5/4, यानी कि 25 तक बढ़ा दिया हमने लंबाई को। एंड ब्रेथ रिमेन सेम, इन टू में जो चौड़ाई है वो सेम रहती है, यानी कि जो चौड़ाई हमने ली थी 2x, तो देखिए ये जो लंबाई है इसको 25 से बढ़ाने के बाद जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 3x इंटू 5/4 इंटू 2x, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। और इन और जो है पहले जो क्षेत्रफल था वो था, वो कितना था 3x इंटू 2x, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे 3x इंटू 2x को, 3x इंटू 2x को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24। देखिए 3x इंटू 4x, ये हो गया 3x इंटू 2x, ये आ जाएगा कॉमन इसमें से और इसमें से, 3x इंटू 2x, बीच में क्या बचा हमारे पास बचा 5/4 -1, 5/4 -1 बचा हमारे पास, और इक्वल में हमारे पास आ गया 24। अब देखिए 3x इंटू 2x हो जाएगा 6x², 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे, 6x² हो गया हमारे पास, और 5/4 -1 इसका हम लेंगे एलसीएम, तो 1/4 रह जाएगा। 1/4 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा इधर हो गया 6x², यानी कि हमारे पास आया 6x² इक्वल टू 24, क्योंकि x बराबर आ गया हमारे पास 6 चौका 24 और 4 का रूट x बराबर हमारे पास आ गया 2। x अगर 2 आ गया तो देखिए हमने क्या माना था, x हमने माना था लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो कॉमन रहेगा 3x और 2x की लंबाई और चौड़ाई। हमसे पूछा गया एक्चुअल ब्रेथ, यानी कि एक्चुअल चौड़ाई क्या है। एक्चुअल चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2, यानी कि 2x था, क्योंकि ये हो गई हमारे पास 4, एक्चुअल ब्रेथ हमारे पास आ गई 4। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
मनीष सेल द शर्ट टू दीपक। ये शायद हमारे पास हाँ ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। गौरव सेल ए शर्ट। गौरव सेल ए शर्ट टू मनीष एट 20% प्रॉफिट, यानी कि गौरव जो है मनीष को एक शर्ट बेचता है 20% प्रॉफिट में। मनीष सेल द शर्ट टू दीपक एट ए प्रॉफिट 25% एंड दीपक सेल द शर्ट टू अनुराग एट 3600 एंड रिसीव्ड ए लॉस ऑफ 10% यानी कि अनुराग जो है उसे 10% की हानि हो रही है 36 रुपये में बेचने पर। यानी कि ये जो 36 रुपये हमें दिया गया है ये दी गई है हमें 90 की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं 9 की वैल्यू, और हमें निकालनी है 10 की वैल्यू, जो कि हमारे पास आ गई 4000। अब देखिए 4000 क्या है, 4000 है दीपक का जो है दीपक ने जिस जो है प्राइस में अनुराग को बेची थी शर्ट। अब देखिए दीपक ने बेची थी 4000 में और दीपक एट ए प्रॉफिट 25%। अब देखिए और मनीष ने जो है दीपक को बेची थी 25% के लाभ पर। आप देखिए दीपक को तो ये मिली 4000 में, लेकिन 4000 जो मनीष के लिए था वो क्या था, प्रॉफिट था। इनकी 4000 जो है मनीष के लिए प्रॉफिट था, प्रॉफिट के साथ जो है वो कीमत थी, ये थी 125 की वैल्यू और हमें निकालनी है 100 की, यानी कि 5 की वैल्यू ये हो गई और ये है 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3200 रुपये। यानी कि 3200 रुपये वो प्राइस है जिस पर मनीष को शर्ट प्राप्त हुई थी। और हमसे क्या पूछा गया, मनीष को कितने में खरीदी थी मनीष ने 3200 में खरीदी थी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड आर इन रेशियो 3:2, इनकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 टेक्स 10 डेज मोर देन। तो सबसे पहले हम मानते हैं काम, हमने मान लिया 60 कार्य कुल। ए और बी दोनों करते हैं 12 दिन में, यानी कि प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे प्रतिदिन। ए प्लस बी प्रतिदिन काम करेंगे 5। आप देखिए वाइल ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, ए जो है वो बी से 10 दिन अधिक लेता है, यानी कि ए की क्षमता जो है बी से कम है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी है, लेकिन हमें ये पता है ए और बी दोनों 5 काम करते हैं रोज़। अब ये तो हमें निकालना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको, अलग अलग इनकी क्षमता किस तरह निकाल सकते हैं। देखिए ए की क्षमता है बी से कम, ये हमें पता है। अगर हम ए की क्षमता 1 लेकर चले और बी की लेकर चले 4, तो क्या होगा, ए को सभी अगर अकेला ये सारा काम करेगा तो करेगा 60 दिन में, और बी अकेला काम करेगा अगर तो 60/4 15 दिन में। इन दोनों का डिफरेंस 10 है, नहीं है, तो ये हो गया गलत। अब हम लिख के चलते हैं, ए काम करता है प्रतिदिन 2 और बी करता है 5, सॉरी 3। अब देखिए ए अगर 2 काम करता है प्रतिदिन तो कुल कार्य करेगा 2, 30 दूना 60 30 दिन में, और बी अगर प्रतिदिन 3 कार्य करता है तो 30 दूना 60 20 दिन में करेगा कुल कार्य। अब इन दोनों का डिफरेंस 10 है जो कि हमें दिया गया है, यानी कि ये हमारे पास आ गया सही है। यानी ए प्रतिदिन 2 कार्य करता है और बी प्रतिदिन करता है 3 कार्य। अब देखिए फाइंड इन हाउ मेनी डेज 75% ऑफ वर्क, यानी कि 75% कार्य वो कितना होगा, 60 का हमें निकालना है 3/4, तो ये हो गया 15 3 45, यानी कि 45 हो गया कार्य। ये कार्य जो है बी कितने दिन में करेगा अगर अकेला काम करता है, बी प्रतिदिन करता है 3 कार्य, तो उसे करना है 45 कार्य, तो 45/3 यानी कि 15 दिन में वह कार्य करेगा पूरा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए ट्रेडर मिक्सेस 14 किलोग्राम राइस ऑफ वेराइटी ए विच कॉस्ट ₹60 किलोग्राम विद 18 किलोग्राम ऑफ क्वांटिटी ऑफ टाइप बी, यानी कि ए की 14 किलो और बी की हमें ज्ञात करनी है। ही सेल्स द मिक्सचर एट 765 एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 100/3%। अब देखिए हम इसको करेंगे एलिगेशन की सहायता से, और एलिगेशन के लिए हमारे पास देखिए ए दिया गया है 14 किलो है, लेकिन बीच में जो हमें जो वैल्यू रखनी है वो हमें दी गई है 65, लेकिन ये जो 65 होनी चाहिए 100% की वैल्यू, लेकिन हमें दी गई है ये कितने की वैल्यू 65 पे बेचने पर उससे 100/3 का लाभ होता है, यानी कि 33% का लाभ होता है। अब देखिए 33% का लाभ होता है, 100 पे 33 क्या होगा, 100 पे 33 है 4 की वैल्यू और हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, यानी कि अगर 100 है 3 की वैल्यू तो 4 होगी 133 की वैल्यू, यानी कि हमें 4 की वैल्यू दे रखी है और 3 की निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 5 15 और 3 6 18, 195/4, ये हमारे पास क्या आया
ये आ गई हमारे पास 100% की वैल्यू, यानी कि इस प्राइस पे अगर वो बेचे तो ना उससे हानि होगी और ना ही लाभ होगा। आप देखिए इसको हम करते हैं, देखिए इधर हम रखेंगे ये ए की जो वैल्यू है वो 60, बी की हमें निकालनी है, इसको मान लिया हमने एक्स, और जो बीच का इनका जो मान है वो है 195/4। इसको हम थोड़ा और माइनस कर लेते हैं, 4 चौके 16, सॉरी 4 चौके 16, ठीक, और हमारे पास बचा 3 4 8 32, 4 5 20, सॉरी 4 32, 4 7 28 और 4 5 20, 48.72 आ गया हमारे पास जो है बीच की वैल्यू। अब देखिए अब इसको हम माइनस करेंगे, 60 में से ये माइनस करेंगे और एक्स में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आती है क्वांटिटी का अनुपात, और क्वांटिटी का अनुपात हमें पहले ही दिया गया है कि ए जो है 14 किलो होता है और 18 किलो है बी की वैल्यू, तो 14 और 18 यानी कि 7:9 हमें दिया गया है मिक्सचर का अनुपात। अब देखिए 60 में से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है, ये था सॉरी 4 5 20, 60 में से अगर 48.75 हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 11.25। अब ये 11.25 वैल्यू दी गई है वो हमें किस चीज़ की दी गई है, 9 की, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होगी ना 9 की, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, ये है 9 की वैल्यू। अब देखिए तो हमारे पास एक की वैल्यू निकालनी है, पहले हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी हमारे पास 9 एकम 9, 2 बचा 9 दूनी 18 और बच्चा 9 पंजे 45, यानी कि 1.25 हमारे पास आ गई एक रेशो की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, तो 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 8, सॉरी हाँ 8.75 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब देखिए इसमें से इसमें माइनस किया था तो हमने जो 9 कोई वैल्यू मानी थी उसके हिसाब से एक अनुपात की वैल्यू आई और हमने निकाल लिया 8.75, यानी कि जो वैल्यू इसकी 11.25 है 9 की वैल्यू, वही उसी जगह पर ये है 8.75 7 की वैल्यू। अब 8.75 है, कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करने पे, क्योंकि 11.25 आया था इन दोनों को माइनस करने पे, तो 8.75 आएगा इन दोनों को माइनस करने पे, यानी कि एक्स। अब देखिए एक्स हमेशा रहेगा छोटा, क्योंकि इन ये था यहाँ पर बड़ा तो 48 आया, अब ये कुछ छोटा होगा तभी 48 आएगा, ये भी अगर बड़ा हो गया मान लीजिए 48 से ये बड़ा हो गया तो इनका औसत कैसे, औसत ले लीजिए या फिर इनका जो मिक्सचर के हिसाब से मिक्सचर वैल्यू जो इनकी आएगी वो कैसे कम हो सकती है, यानी कि ये होगी कम, एक बड़ी है तो एक इससे कम होगी, तो एक्स में से क्या माइनस किया जाए कि सॉरी एक्स में क्या जोड़ा जाए कि 8.75 हमारे पास आ जाए, यानी कि एक्स में अगर हम 8.7 सॉरी किस में 8.75 प्लस किया जाए कि 48.75 आ जाए, तो वो होगा 40, यानी कि x की जगह पर आएगा 40, x हमारे पास आ गया 40, और यही हमसे पूछा गया देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्राइस टाइप बी, वो थी 40 पर किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 3/5। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक सिलेंडर है, उसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जो कि होता है 2πr/h, और हमें दिया गया है 2πr/h+r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। इनका अनुपात हमें दिया गया है 3:5, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे 1845 को, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। 2πr/h में से 2π गया हो गया कैंसिल और r भी हो गया कैंसिल, और h जो है यानी कि इसको हम अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5h हमारे पास आ गया 3h + 3r, अब 5h है और ये 3h है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2h = 3r, 2h = हमारे पास आ गया 3r, यानी कि h/r हमारे पास आ गया 3/2। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1848, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 2π, इसको हम लिखेंगे 2πr/h, और r और h का हमारे पास आ गया 3:2। अब हम इसको r को जो है
हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है हाइट, तो हम इसको बदल लेंगे आर में, सॉरी एच में, आर को हम बदलेंगे एच में, तो क्या आएगा हमारे पास, आर इक्वल टू आएगा हमारे पास एच इंटू 2/3। तो आर को आर की जगह हम लिखेंगे एच इंटू 2/3 और 2πr, ये हो गया आर, और इंटू में एच एक और आएगा, वो हमें दिया गया है 1848। अब देखिए इससे 2π, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एच है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1848 इंटू 7, क्योंकि पाई जो है उल्टा हो जाएगा यहाँ पे आके, अब देखिए सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1848, और ये 3/2 है, ये हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि वहाँ है 2/3, 3 ऊपर रहेगा, 2 आएगा नीचे, और साथ में क्या आएगा 22 आएगा पाई वाला, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सॉरी एक ये 2 भी है हमारे पास शेष, ये भी आ जाएगा 2 नीचे। अब इसको हम करते हैं कैंसिल, 2 और 2 4, इसको हम काटते हैं 4 के पहाड़े से, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 दूनी 8, इंटू है हमारे पास 7 और 3, और बटा में हमारे पास क्या रह गया 22। अब 22 को भी हम काट देते हैं 11 के पहाड़े से, 11 दूना 22 और 11 चौक 44 और 11 दूना 22, 42 आ गया, और 2 को काट देते हैं 21 से, क्योंकि हमारे पास आया 7 या 21 और 21 और 21, सॉरी शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, 1848 ही दिया गया है हमें, 1848 पाई आ गया हमारे पास नीचे 22/7, और ये हो गया 3/2, और ये हो गया 2, हाँ सही है हमारे पास, यानी कि ये आ गया 7 या 21, और ये हो गया 21, यानी कि 21 इंटू 21, 21 इंटू सॉरी 21, अब एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 21 इंटू 21, तो एच हमारे पास आ जाएगा 21, तो ये हो गया हमारा आंसर, हाइट ही हमें निकालनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए द रेशियो ऑफ एज ऑफ इशू 8 years ago हैंस एंड दैट ऑफ अहाना 6 year हैंस, यानी कि 8 साल बाद इशू की एज और अहाना की 6 साल बाद का अनुपात है 5:6। द एज ऑफ इशू 10 years हैंस इज इक्वल टू द एज ऑफ अहाना 6 year। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, जो आयु है इशू की वो 10 साल बाद बराबर होगी जो अब हाना की 6 साल बाद बराबर होगी। अब देखिए यानी कि हाना की 6 साल बाद आयु उतनी हो जाएगी जितनी ईशू की होगी 10 साल बाद, यानी कि ईशू जो हुआ 4 साल छोटा हो गया हाना से, यानी कि ईशू और हाना के बीच हो गया 4 साल का डिफरेंस। अब देखिए अब हमारे पास ये पहला वाक्य दिया गया, द रेशियो ऑफ एज ऑफ इशू 8 year हैंस एंड दैट ऑफ हाना 6 year हैंस। देखिए यहाँ पर तो था 10 और 6 से यानी कि 4 का फर्क। अब हमें क्या दिया गया है, अगर इशू की एज 8 साल बाद लें और अहाना की 6 साल बाद लें, यानी कि सिर्फ 2 का डिफरेंस लेकर चलें। अब देखिए अहाना को हमने ले लिया है 6 साल बाद, क्योंकि अहाना बड़ी है तो उसको हमने 2 साल कम भी कर दिए, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास आ गया 2 साल का डिफरेंस, क्योंकि अगर दोनों को 8 साल बाद लेते तो आता 4 का डिफरेंस, लेकिन अहाना बड़ी है और ऊपर से उसको जो है 2 साल पीछे ले लिया, यानी कि 2 साल पीछे अगर लेंगे तो उनका डिफरेंस जो है कम हो जाएगा, क्योंकि 4 का था वो 2 का रह जाएगा, यानी कि डिफरेंस हमारे पास आ गया 2, इसका 8 साल बाद और 6 साल बाद का, यानी कि 5:6 था और डिफरेंस हमारे पास आया 2, यानी कि 5 और 6 का जो डिफरेंस है उसका जो डिफरेंस है 1, और 1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो 5 रेशो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, और 6 रेशो की वैल्यू की हो जाएगी हमारे पास 12। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ इशू, इशू की प्रेजेंट एज होगी हमारे पास 10 साल ही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ए ट्रेन क्रॉसेज ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद स्पीड ऑफ 72। अब देखिए एक ट्रेन है जो अपनी से आधी लंबाई की एक टनल को, सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। अब इसको हम लिखते हैं कैसे, मान लिया ट्रेन की है लंबाई ए एक्स, तो कुल मिलाकर लंबाई जो है ट्रेन की और टनल की कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 3/2,
ये हो गई लंबाई, दूरी बटा हम लिखते हैं चाल, 72 किलोमीटर घंटा दिया गया है। इसे हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 20, 5/18 करेंगे हमारे पास आ जाएगी 20, और दूरी बटा चाल बराबर में लिखते हैं हम समय। समय दिया गया है 1 मिनट, इसको भी हम बदलेंगे सेकंड में यानी कि 60। अब देखिए x इंटू 3/2 है, ये 20 को हम उधर ले जाएंगे, 2 × 1200 हो गया बराबर में, तो और x बराबर हमारे पास क्या आ गया 1200 इंटू 3/2 था, तो उधर जाके 2/3 हो जाएगा, 3 × 12 4 दूनी 8, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई हमने x मानी थी वो हो गई 800। अब देखिए क्या करना है, ट्रेन की लंबाई हो गई 800। अब देखिए अब क्या पूछा गया है, इफ ट्रेन रनिंग विद 50% ऑफ इट्स स्पीड देन फाइंड इन हाउ मच टाइम। अगर ट्रेन जो है आधी गति से चलती है, अभी जो हमने निकाली है गति 20 मीटर पर सेकंड, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चलती है तो इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच लेंथ इज ट्वाइस इज लेंथ एंड स्टैंडिंग ऑन। एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है जिसकी लंबाई जो है इस गाड़ी की लंबाई से दुगनी है, तो वो इसे कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए, यानी कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है इससे दुगनी, इसकी है 8, तो 8 और 8 का दुगना 1600 अगर जोड़ेंगे तो हम आ जाएगी 2400 दूरी उसे पार करनी है, लेकिन चाल जो है आधी हो गई यानी कि 10 ही हो गई, तो कितने समय में पार करेगी 240 सेकंड में। अब 240 सेकंड है, इसको हम मिनट में बदलें अगर तो ये हो जाएगा 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में पार करेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।